जी बच्चों, तो हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस बेसिकली कर रहे थे। और 7 पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैश फ्लोज होते हैं जो ना तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, ना इन्वेस्टिंग का पार्ट होते हैं और ना फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं। तो AS3 कहता है कि जो कैश फ्लोज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो उनको आपने क्या करना है, उनको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही ले लेना है। क्योंकि कैश इनफ्लो तो हुआ है, कैश आउटफ्लो तो हुआ है, इसलिए उसका जो क्लोजिंग कैश है उसमें तो उसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए उसको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। ऑल्दो बाय नेचर वो ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बिजनेस में लॉस ऑफ स्टॉक हो जाता है बाय फायर और उसके बदले में अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वो जो कैश रिसीव हुआ है आपको, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने एम्प्लॉय को VRS दे दिया है ना, VRS क्या होता है कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी उनको एनकरेज करती है और कहती है कि आप अपनी मर्जी से समय से पहले आप क्या करो, आप रिटायर हो जाओ, और उसके बदले में कंपनी उन्हें कुछ अमाउंट दे देती है। क्योंकि कंपनी पे चाहती है कि ये जो पुराने लोग हैं ये जाएँ, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और जिनकी एबिलिटी अब काम करने की उतनी खास नहीं है, तो इनके बदले में नए लोग आएंगे, इनको हम हो सकता है सैलरी कम दें और उनका स्किल जो होगा वो बेटर होगा, तो वो ज़्यादा बेसिकली कम कॉस्ट में कंपनी को ज़्यादा काम करके देंगे, बेटर काम जो है करके देंगे, तो उससे कंपनी का फ़ायदा ही होना है। तो VRS भी हमारा बेसिकली हर बार नहीं होता, कि कई सालों में कंपनी कभी कभार करती है। तो ये भी आपका क्या है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश फ्लोज होते हैं जो ऑपरेटिंग में दिखाए जाते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। दीज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू AS3 शुड बी क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें लिख रहे हैं आपको, दीज कैश फ्लोज आर known as एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो आम तौर पे होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, जो आमतौर पे नहीं होता है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो AS3 कहता है कि इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाओगे। इसको लिख लीजिए और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, आई गेस ये अब आपने कर लिया होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस तरीके से फॉर्मेट बनता है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। चलिए तो बात करते हैं इसमें। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के कौन कौन से मेथड हैं, इसमें बेटा 2 मेथड आते हैं, ठीक है।
इसमें एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा कौन सा है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड है। एग्जाम के लिए दोनों ही रेलेवेंट हैं, दोनों ही आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। नॉर्मली बीकॉम लेवल पे और 12th लेवल पे केवल इनडायरेक्ट मेथड ही आपके कोर्स का पार्ट होता है, लेकिन CS, CMA, CS के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ही पढ़ाया जाता है। तो पहले हम जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद जो डायरेक्ट मेथड है उस पर आएंगे, ठीक है सर। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है कि आप इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट को उठाते हो। इनकम स्टेटमेंट का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ से नेट प्रॉफिट को उठाते हो, और ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें आप कुछ प्लस माइनस करते हो, है ना, कुछ आइटम प्लस करते हो, कुछ आइटम माइनस करते हो, और इस नेट प्रॉफिट को आप कैश प्रॉफिट में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में आप नेट प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे। आप डायरेक्टली ये नहीं बताते कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो कौन कौन से हैं। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को स्पेसिफाई नहीं करते, आप सिंपली क्या करते हो, नेट प्रॉफिट को ही कैश प्रॉफिट में एडजस्ट कर देते हो, उसे कन्वर्ट कर देते हो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टिंग से, और फिर फाइनेंसिंग से। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अभी हमारी जो स्टार्टिंग की क्लास है इसमें हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, और फॉर्मेट के पीछे लॉजिक क्या है, वो समझने के बाद इसके कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग है उसमें आएंगे। तो आप पहले फटाफट से लिख लीजिए, और फिर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ। चलिए बेटा, आई गेस ये आप लोगों ने अब कर लिया होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें पहले अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा साइड से कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट from operating activity, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसको, इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंडेड आपका जो भी होगा बेटा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो देखिए बेटे इसका क्या फॉर्मेट है, पहले मैं आपको फॉर्मेट पूरा बना रहा हूँ उसका, और फिर धीरे धीरे इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान से देखना है बिल्कुल, आपको पहले फॉर्मेट लिख लेंगे और लॉजिक धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होता है, ठीक है सर। इसको वर्किंग नोट बन के नाम से डाल देता हूँ। कैसे बनेगा वर्किंग नोट और क्यों बनता है ये भी हम सीखेंगे। मान लीजिए ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये जो हमने निकाल ली, इसके बाद फिर हम लिखेंगे आइटम्स टू बी एडेड,
कुछ चीज़ें इसमें हमें ऐड करनी होती है। अगर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, कुछ आइटम आगे लेस होंगे, क्यों लेस करेंगे, सब बताएंगे। फिलहाल पहले फॉर्मेट लिखना है। तो इसमें आएगा आपका डेप्रिसिएशन, उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। ठीक है सर, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ आइटम यहाँ पर आते हैं। और ये सब करने के बाद बेटा इसका फिगर यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। कुछ आइटम बेटा आपको लेस करने होते हैं, है ना। लेस क्या करोगे, इसमें आएगा आपका इन्वेस्टमेंट इनकम बेसिकली, या बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो यहाँ पर माइनस कर दी जाती है। लाइक रेंट रिसीव्ड, मैं एक ही में लिख देता हूँ उसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी यहाँ पर आ गया। और ये सब करने के बाद ये जो आपका आंसर आएगा, ये आपको जो फिगर आएगी बेटा, ये जो फिगर आएगी इसको बोलेंगे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको मैंने, WC वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका नेट प्रॉफिट था, ये हमने कुछ एडजस्टमेंट करी और अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद फिर इसमें लिखेंगे हम ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट का डिक्रीज हुआ है तो उसको ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज हुआ है तो उसको प्लस करेंगे, और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास। फिर इसमें से आप माइनस करोगे लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, एक फिगर आ गई। फिर इसमें आप ऐड करोगे या लेस करोगे, पहले ऐड देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐड या लेस। कब ऐड होगा कब लेस होगा बेटा बताऊंगा अभी, है ना। ये आपको पहले फिलहाल फॉर्मूला फॉलो करने हैं। ऐड या लेस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये जो हमारा अमाउंट आ गया था, इसमें इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की भी आपने एडजस्टमेंट कर ली। और ये करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नहीं, अभी तो ऑपरेटिंग कर रहे हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये करने के बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाता है। ठीक है, फॉर्मेट का लॉजिक अभी हम सीखेंगे, पहले पूरा नोट कर लीजिए और फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे।
चलिए बेटा, आई गेस ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आगे फिलहाल। तो मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब मैं ये बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर धीरे धीरे इस फॉर्मेट के पीछे हम जो रीजन है उसको समझेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने वर्किंग नोट 1, और यहाँ हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये चीजें हमने यहाँ पे दिखानी है। तो बेटा क्या चीज करेंगे इसमें ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लेंगे सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्चुअली क्या होगा, सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा और जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ये उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे, ये लिखा है मैंने ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ से हमारे पास करंट ईयर में जो सरप्लस जनरेट किया था उसके वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले बेटा सरप्लस का मतलब समझो कि सरप्लस क्या होता है। सपोज मान लीजिए आपने कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, और वहां से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लीजिए कि आपका 5 लाख रुपए का आता है। 5 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। कंपनी उस 5 लाख के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट एप्रोप्रिएट करती है। एप्रोप्रिएट करने का मतलब है उस 5 लाख के प्रॉफिट का कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। कैसे करेगी डिस्ट्रीब्यूशन? मान लीजिए 5 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 रुपए कंपनी ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। 5 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 रुपए निकाला और जो जनरल रिजर्व है वो उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस अगर 3 लाख रुपए का था, उसमें 50,000 और ट्रांसफर हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 3.5 लाख का हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, 5 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 रुपए कंपनी ने क्या करा, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बचा हमारे पास 4.5 लाख। और फिर मान लीजिए उसमें से कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया। 4.5 लाख में से 1 लाख का अगर पे कर दिया डिविडेंड, तो 3.5 लाख बच गया जी, ठीक है। 3.5 में से फिर मान लो कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, है ना। मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट था, मैंने बोला था कि वो आफ्टर टैक्स है, मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, है ना। बिफोर टैक्स 5 लाख था, 5 लाख में से 50,000 ही हमने ट्रांसफर करी रिजर्व में, 4.5 लाख। 4.5 लाख आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया है, उसमें से 1 लाख का पे कर दिया डिविडेंड, बच गया 3.5 लाख। और 3.5 लाख में से फिर टैक्स प्रोविजन बनाया, सपोज मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का, तो बच गया 1.5 लाख। और 1.5 लाख हमारा जो बचेगा सब कुछ करने के बाद, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, डिविडेंड देने के बाद, और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो सब करने के बाद 1.5 लाख बच रहा है। इस 1.5 लाख की अमाउंट को हम सरप्लस बोलेंगे। तो नेट प्रॉफिट तो 5 लाख था, बट उसमें से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होते होते 1.5 लाख बची, इस 1.5 लाख की अमाउंट को सरप्लस बोलेंगे, ठीक है सर। ये 1.5 लाख रुपए हमारे सरप्लस के बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा, सरप्लस का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लो कि सरप्लस के अकाउंट में 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस पहले से ही पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए हमने करंट ईयर का और डाल दिया, तो सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आएगा? 9.5 लाख, है ना। तो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट में सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, मतलब 8 लाख दिया होगा और 9.5 लाख दिया होगा। हम ये जानना चाहते हैं करंट ईयर का सरप्लस कितना है, तो कैसे निकालोगे? आप क्लोजिंग में से ओपनिंग को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है जी। तो ये 1.5 लाख रुपए हमारे पास आ गया। लेकिन 1.5 लाख के सरप्लस से अब मैं 5 लाख के प्रॉफिट पे वापस जाना चाहता हूं। 1.5 लाख के प्रॉफिट से 5 लाख के प्रॉफिट पर वापस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो जो चीजें मैंने प्रॉफिट में से घटाई थी, लाइक रिजर्व में ट्रांसफर किया था, लाइक डिविडेंड पे किया था, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, अब मैं उन सारी चीजों को 1.5 लाख में एड बैक करता रहूंगा, और एड बैक करने से मेरे पास 5 लाख का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे लिखना है। बोलो हाँ या ना? तो ये इसका लॉजिक होता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको खुद ही मेमोराइज हो जाएगा।
तो पहले निकाला हमने सरप्लस, ये ले लिया। इसमें ऐड करेंगे सर ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि सरप्लस तो फाइनल फिगर थी। ये सरप्लस जो आया, ये आने से पहले कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, उसको ऐड बैक कर रहे हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, अब चाहे वो हो जनरल रिजर्व, चाहे वो हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, किसी भी तरीके का रिजर्व है जिसमें प्रॉफिट में से अमाउंट ट्रांसफर हुई थी, वो हमने यहाँ पर ऐड बैक कर दी। उसके अलावा बेटा, इसके अलावा हमारे पास आएगा डिविडेंड पेड। हमने कुछ डिविडेंड पे किया होगा। डिविडेंड आपने इंटरिम डिविडेंड भी लेना है, इंटरिम डिविडेंड भी लेना है, और आपने प्रपोज डिविडेंड लेना है प्रीवियस ईयर का सर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, नए वाले का, मतलब करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है, अब उसकी कैश फ्लो में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, पहले अगर आप बच्चों ने किसी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ा हुआ है और उसको आता है, तो शायद उसको याद होगा कि सर प्रपोज डिविडेंड के ओपनिंग ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस वो बैलेंस शीट के अंदर दिया होता था। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जो करंट ईयर का अमाउंट है वो यहाँ पर जोड़ देते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है प्रपोज डिविडेंड का, वो फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाता है। ऐसे पढ़ा होगा आपने, पर वो एडजस्टमेंट पुरानी थी, अब एडजस्टमेंट नई आ गई है। और अब सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि पहले हम प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में एज ए करंट लायबिलिटी दिखाते थे, लेकिन अब हम प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में एज ए करंट लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे। उसको हमने बाद में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनने के बाद पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि करंट ईयर का इतना प्रपोज डिविडेंड है। तो ये चेंजेस आने की वजह से, क्योंकि अब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता, तो ये चेंज आने की वजह से अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट चेंज हो गई है। चेंज ये हुआ है कि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको हमेशा इग्नोर कर देना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसको बस डिस्क्लोज किया है हमने, बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर दिखा है। सिमिलर टू एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह हमने अलग लिख दिया है। तो क्योंकि उसकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, इसलिए हमने उसका कैश फ्लो में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता। लेकिन जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है उसकी इस साल पेमेंट हो गई होगी, इस साल पेमेंट हुई है, तो इस साल के प्रॉफिट में से निकाल के हमने उसकी पेमेंट करी होगी, हमने प्रॉफिट में से उसकी पेमेंट करी होगी डिविडेंड की। इसलिए जो केवल पिछले साल का अब प्रपोज डिविडेंड है उसकी दो एडजस्टमेंट होती है। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड एक बार यहाँ पर जोड़ देते हैं, और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ही फाइनेंसिंग में माइनस होता है ना। तो वैसे तो मैं भी ऑपरेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फाइनेंसिंग के साथ इसका लिंक बता दिया, क्योंकि कई बच्चे पहले से इस चैप्टर को बेसिकली करके बैठे होते हैं 11th में या 12th में या क्या नाम है बीकॉम में, है ना। तो वहाँ से उनको थोड़ा आइडिया होता है, इसलिए मैंने दे दिया। यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड से प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड की अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये नया ट्रीटमेंट है, इसको याद रखना। ओके जी, चलिए ये सब होने के बाद बेटा अगला इसमें आइटम करेंगे प्लस हम ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपको यहां से प्लस करना पड़ेगा, ये भी हमने प्लस कर दिया। लेस करा बेटा, यहां से हमने रिफंड ऑफ टैक्स का रिफंड आ गया, वो माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ से लेस करेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट आई है, मतलब कैश आया है, तो वो यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में गई होगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्योंकि ऑपरेटिंग आइटम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल हम केवल नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो हमारे रूटीन बिजनेस से आया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट यहाँ पर माइनस हो जाती है, पर बाद में इसी को ऑपरेटिंग के एंड में यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। और इसमें फिर हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट हुई है, एक्सपेंस हुआ है, वो यहाँ पर एड बैक कर देंगे। एड बैक करने का ये लॉजिक है, पहले ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया होगा, जिससे नेट प्रॉफिट को घटाया होगा, है ना। बट क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए पहले जोड़ना पड़ता है,
और बाद में फिर ऑपरेटिंग के एंड में, क्योंकि कैश तो गया है, पेमेंट हुई है, कैश तो गया है, तो यहाँ माइनस करना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूले से सीखोगे और बहुत कम केस में ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वरना तो केवल यहाँ तक गई रिफंड ऑफ टैक्स तक, इतना ही आपको समझना है। ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये अमाउंट बेटा फिर हम यहाँ मिलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है कितना, क्योंकि हमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, हमें सरप्लस दिया होता है। तो सरप्लस तो नेट प्रॉफिट से घटते 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 जो फिगर बचती है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। हमें सरप्लस से नेट प्रॉफिट पे जाना है, तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए ये सारी चीजें हमें बीच में एडजस्ट करनी पड़ती है। ओके जी। तो ये हमारा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, अब जरा एक बात को ध्यान से आपने सुनना है। नेट प्रॉफिट आने के बाद हम नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट है उसको हटा देते हैं। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन इस नेट प्रॉफिट के आने के पीछे ऑपरेटिंग आइटम का भी हाथ है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का भी हाथ है। ठीक है, दोनों चीजों ने, ऑपरेटिंग आइटम ने, नॉन ऑपरेटिंग आइटम ने, नॉन कैश आइटम ने, सभी तरीके के आइटम ने कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके ये नेट प्रॉफिट आया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ठीक है, मेरा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम को लेके कितना है, तो बीच में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुए होते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होने की वजह से वो नेट प्रॉफिट को घटा देते हैं, नेट प्रॉफिट को घटा देते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं होते या वो कैश एक्सपेंस नहीं होते। तो ऐसे आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रखे हैं, लेकिन जो या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है या जो नॉन कैश हैं, हम उन सभी आइटम को ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में, ताकि उनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप पहले फटाफट से लिख लो, इसको लिख लो पहले, फिर मैं इसको मिटा के ये जो आइटम है इसका लॉजिक यहाँ पर बताता हूँ। इतना पहले कर लीजिए। चलिए बेटा, एक ऐसे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसमें बीच में कुछ आइटम ऐड या लेस करने होते हैं, वो हम क्यों करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखना। सपोज मान लीजिए बेटा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल आपको समझना है, इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है आपको। मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शॉर्ट में लिखा P&L अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, 5 लाख रुपए का ये नेट प्रॉफिट, 5 लाख वाले मैंने यहाँ दिखा रखा है 5 लाख का। ठीक है, 5L लिख दिया, L फॉर लाख। ये नेट प्रॉफिट 5 लाख का जो आया, ये कैसे आया होगा बेटा, तो बहुत सारे आइटम डेबिट हुए होंगे, जैसे कि सर आपने एम्प्लॉय की सैलरी दी होगी, रेंट पे किया होगा,
एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा, असेट बेची होगी उस पर लॉस हुआ होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, ठीक है सर। उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ किया होगा, ठीक है। और इसके अलावा सपोज मान लो कि आपने इंश्योरेंस पे किया होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस में एसेट्स होती है बहुत सारी, तो आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा बिजनेस के लिए। ऐसे ना जाने कितने बहुत सारे खर्चे होंगे, है ना। यहाँ क्रेडिट साइड में सपोज मान लीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, फिर आपने यहाँ पर डिविडेंड रिसीव किया होगा, सेल के अलावा जो अदर इनकम है वो यहाँ ले लेते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड या ये रेंट भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, या ये इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक ही लिख दिया डिविडेंड रिसीव्ड, और बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इन सभी आइटम के इफेक्ट से हमारे पास ये 5 लाख की फिगर आई है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी। अब सर मैं चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट 5 लाख है, तो आई वांट टू नो कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आधार पे निकाला जाता है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हो गया बिजनेस की प्रिंसिपल इनकम, जैसे मेरा कपड़े बेचने का बिजनेस है तो कपड़ा बेच के जो पैसा आएगा उसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलेगी, है ना। और मेरे कपड़े के बिजनेस से संबंधित जो खर्चे होंगे, कपड़े के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मेरे खर्चे होंगे और जो कैश में होंगे उसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलूँगा, ठीक है। तो मैंने अपने 5 लाख के नेट प्रॉफिट की फिगर देखी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। एक मिनट, एक डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं। चलिए, तो मैंने एक सपोज मान लीजिए इस तरीके से समझा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर एनालाइज करना स्टार्ट किया और पता लगाया कि मेरे ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, इस 5 लाख के प्रॉफिट में कौन कौन से खर्चों का, कौन कौन से इनकम का योगदान है, कंट्रीब्यूशन किनका है, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन वो या तो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं हैं या वो नॉन कैश है। तो पहले मैंने खर्चा देखा सैलरी का, सैलरी डेबिट हुआ है, तो सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है सर। बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉय रखेंगे तो सैलरी देनी भी पड़ेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सैलरी होता है, तो ठीक है, ये यहाँ डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट भी सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो रेंट पे भी ऑफिस लोगे तो खर्चा देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करोगे, अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा करेंगे, अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, नो डाउट। बट क्या डेप लगाने से आपके पैसे जाते हैं? सोच के बताओ। अगर आप असेट पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने बिल्डिंग पर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो क्या आपका 50,000 का कैश चला गया? नहीं सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बट नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे कैश नहीं जाता। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस किया होता है। डेफिनेटली ये 5 लाख की फिगर और ज़्यादा आती अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं होता तो, है ना। क्योंकि ये डेप लगा है इसलिए ये 5 लाख है। ये डेप्रिसिएशन क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है बट नॉन कैश है, राइट है। तो इसके इफेक्ट को न्यूलिफाई करने के लिए इसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, इसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ओके सर, अगला देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। पहले तो बताओ, असेट बेचना, असेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है? ये होती है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन हमने असेट को बेचा, उस पर लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया, जिससे नेट प्रॉफिट कम होके आया होगा। लेकिन असेट को बेचने पर लॉस होना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है ना। और वैसे भी जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है वो नॉन कैश होता है, इस बात को भी समझिए। असेट को बेचने पे जो लॉस हुआ वो कैश एक्सपेंस नहीं होता, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कैसे प्यारे बच्चों, अगर 5 लाख के फर्नीचर को, 5 लाख की बुक वैल्यू वाले फर्नीचर को अगर आप 4 लाख में बेच देते हो तो आपके पास 4 लाख का कैश आएगा ना, या 1 लाख का कैश चला गया आपके पास से? सोच के बताओ।
5 लाख का फर्नीचर पड़ा हुआ है आपके पास ऑफिस में, पुराना है, आप उसको 4 लाख में बेच देते हो, तो 4 लाख रुपए आएंगे या 1 लाख रुपए जाएगा? सर 4 लाख रुपए आ रहे हैं। जो 4 लाख रुपए आ रहे हैं वो तो इन्वेस्टिंग में जाएंगे, क्योंकि एसेट बेचना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। 1 लाख का लॉस हुआ था, उसको आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बट 1 लाख का जो लॉस हुआ है वो तो नॉन कैश है। क्या 1 लाख का लॉस होने से मेरे 1 लाख का कैश चला गया? नहीं। इसलिए क्या करूंगा सर, इसको भी यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देखो ऐड कर देता हूँ। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। जैसे फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे टेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, वैसे ही इनटेंजिबल असेट जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट, इनका अमोर्टाइजेशन होता है। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जैसे टेंजिबल असेट पे डेप लगाते हैं धीरे धीरे और प्रॉफिट लॉस में डालते रहते हैं, ऐसे जो इंटेंजिबल असेट है उसको अमोर्टाइज करते हैं, जो कि डेप्रिसिएशन ही है। या ये बोलते हैं कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, सेम वैसी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी नॉन कैश एक्सपेंस ही होता है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ होता है, बट अगेन इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करने से हमारा कैश नहीं जाता। ओके जी, तो ये जो गुडविल रिटर्न ऑफ है ये इंटेंजिबल असेट का अमोर्टाइजेशन हुआ है, इसको भी जोड़ देते हैं। और देख रहे हैं मैं कौन से खर्चों को एड बैक कर रहा हूं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है या जो नॉन कैश है। जो खर्चे ऑपरेटिंग हैं वो माइनस हुए हैं तो होने चाहिए, उससे हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे खर्चे नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो गए हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं हैं या जो नॉन कैश हैं, उसको मैं एड बैक कर रहा हूं। सेम ऐसे ही बेटा इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आपने लोन लिया तो लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और लोन पे इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन यही इंटरेस्ट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी डेबिट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेबिट किया और ये नेट प्रॉफिट घट के आया है इंटरेस्ट माइनस होने की वजह से। बट क्योंकि इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया सर, वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमने डिवेंचर्स को रिडीम करते वक्त प्रीमियम पे करा एक्स्ट्रा, या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते वक्त एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करा, या इक्विटी शेयर के बायबैक करते वक्त हमने प्रीमियम पे करा था, तो वो प्रीमियम भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट कम होता है। लेकिन प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, इसके इफेक्ट को न्यूलिफाई करने के लिए ये हमें एड बैक करना होता है। तो अल्टीमेटली ये ऐड हम क्यों ऐड कर रहे हैं सर? ये ऐड हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये यार क्या है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्योंकि ये आइटम या तो नॉन कैश होते हैं या ये ऑपरेटिंग नेचर के आइटम नहीं होते हैं, तो ये सारे आइटम को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके जी, तो ये तो एक्सपेंसेस की बात थी। अच्छा जी, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जरा क्रेडिट साइड देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिविडेंड रिसीव्ड है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है। ये दो आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आए हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इन दो आइटम ने हमारे नेट प्रॉफिट की फिगर को बढ़ाया है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आया। लेकिन अब फिर से सोच के बताइए, क्या डिविडेंड मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है? मान लो कपड़े का बिजनेस है, आप कपड़ा बेच के पैसा कमाओगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बट आपने कपड़े के बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया उसको रिलायंस के शेयर्स में लगा दिया और वहां से डिविडेंड के रूप में आपको एक्स्ट्रा इनकम हो गई। क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम मानी जाएगी? तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, इसने आपने नेट प्रॉफिट की फिगर को बढ़ाई है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है, ये बच्चों, तो ये डिविडेंड ने आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है, लेकिन डिविडेंड मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमें इसके इफेक्ट को भी नलिफाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है सर, आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये डिविडेंड रिसीव्ड माइनस किया है। ऐसे अगर रेंट रिसीव्ड होता जो कि रूटीन इनकम नहीं है, आपका मेन बिजनेस की इनकम नहीं है, वो भी माइनस करेंगे। ऐसे अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ होता
तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस कर देंगे। अगर एसेट के बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाना ये भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, इसलिए इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है बेटा, आपने माइनस करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे आइटम माइनस कर रहे हैं, ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये क्या है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जब मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जब मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नेट प्रॉफिट से एलिमिनेट कर देता हूं, उन्हें हटा देता हूं, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो होगा, हाँ है ना। अगर मैं ये सारे क्रॉस करे हुए आइटम हटा दूं, ये सारे आइटम जो क्रॉस किए हुए हैं सर, ये वाले ये मैं हटा दूं सर। इंश्योरेंस तो ठीक है सर, इंश्योरेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, वो तो आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस से हमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, शिकायत नहीं है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जब मैं इन आइटम को एलिमिनेट कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरी जो ये फिगर आएगी 5 लाख की, ये कुछ चेंज हो जाएगी, है ना, कुछ चेंज हो जाएगी। सपोज मान लो ये 5,30,000 आ जाएगी मान लीजिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलूंगा कि ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। तो मैंने अपने नेट प्रॉफिट को अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है जी। तो ये सारे आइटम क्यों करते हैं प्लस माइनस, ताकि हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकाल सकें। ऑलराइट, आई गेस ये बात तो समझ में आ गई है। अब सर हम अपने वर्किंग कैपिटल के चेंज का इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये जो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंज का इफेक्ट अभी इंक्लूड नहीं है। हम ये दो एडजस्टमेंट करके अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने लिखा है एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो पहली बात तो ये समझिए कि करंट एसेट के डिक्रीज को हमने क्यों ऐड किया, करंट एसेट के घटने को हम क्यों प्लस कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज आप सोच के बताइए। मान लीजिए कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए का था, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए का था और साल के करंट ईयर के एंड में डेटर का क्लोजिंग बैलेंस घटकर 1 लाख रुपया हो जाता है। डेटर 5 लाख थी और इस साल के अंत में आपके डेटर्स घटकर 1 लाख केवल रह गई, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर डेटर्स में 4 लाख की कमी आई है या 4 लाख की कमी का क्या कारण होगा, डेटर्स के घटने का क्या कारण होता है। तो डेटर्स के घटने का कारण होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आ गया। अगर डेटर से पैसा आ रहा है तो कैश इनफ्लो है, कैश बढ़ेगा, इसलिए करंट एसेट का डिक्रीज प्लस कर रहे हैं। सर डेटर के अलावा कोई और आइटम लो, मैंने कहा इन्वेंट्री, स्टॉक। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, इस साल के अंत में इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस घटकर 1 लाख हो गया। इन्वेंट्री के घटने का क्या मतलब है, इन्वेंट्री बिक गई होगी, बिक गई है तो कैश आया है, इसके सर क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर करंट एसेट घटती है तो इसका मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो गई है ना। करंट एसेट खत्म कैसे होती है, कैश में कन्वर्ट होगी। तो जो जो करंट एसेट घट गई है वो कैश में कन्वर्ट हो रही है, उसको जोड़ देते हैं, है ना। इसका उल्टा अगर करंट एसेट बढ़ जाती है तो इसका मतलब कैश ब्लॉक हो रहा है। करंट एसेट घटेगी तो कैश रिलीज हो रहा है ना। करंट एसेट्स से कैश रिलीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाती है करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स में कैश एब्जॉर्ब होगा, कैश बढ़ जाएगा, कैश ब्लॉक हो जाएगा, तो सर उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जैसे कि अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए का था, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख हो गया, तो डेटर्स 2 लाख से 6 लाख हो गई, 4 लाख से बढ़ गई। तो डेटर बढ़ने का कारण क्या है, डेटर बढ़ने का कारण होता है आपने ज्यादा क्रेडिट सेल करी होगी, ज्यादा क्रेडिट सेल करी है तो कैश वहां फंसा हुआ है, अभी आया तो नहीं है ना। तो अब क्या करोगे सर, उसके इफेक्ट को यहाँ पर माइनस कर दोगे।
करंट लायबिलिटी को देख लो। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे आपके क्रेडिटर्स पहले 50,000 थे ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के हो गए, क्रेडिटर्स में 1.5 लाख का इंक्रीज हो गया है। क्या क्या मतलब है? क्रेडिटर्स में 1.5 लाख के इंक्रीज होने का मतलब है आपने ज़्यादा सामान उधार में खरीदा है, उधार में परचेज करी है। उधार में परचेज करी है तो पेमेंट तो करी नहीं है, पेमेंट तो नहीं करी है तो सर आपका कैश बचा हुआ है, तो जो कैश बच गया है पेमेंट ना करने से वो हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसे समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों की दोनों दिखाई होंगी, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों की दोनों दिखाई होगी। क्रेडिट परचेज के दिखाने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया आया होगा, जिससे नेट प्रॉफिट भी कम आया आपका। बट क्या क्रेडिट परचेज से आपका कैश चला गया? नहीं गया ना, उसके इफेक्ट को एड बैक करोगे तो सर वो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो जाता है। तो कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब कैश पेमेंट की पोस्टपोनमेंट हो रही है, कैश पेमेंट नहीं हो रही, तो वो कैश सेविंग्स है, पैसे का ना जाना भी कैश इनफ्लो है, तो वो यहाँ पे जोड़ देंगे। इसका उल्टा अगर कोई करंट लायबिलिटी घट जाती है तो करंट लायबिलिटी घटने का मतलब है कि करंट लायबिलिटी सेटल हो गई है, आपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है, और अगर पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा, तो वो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। जैसे अगर क्रेडिटर्स घट गए हैं, आपने पेमेंट कर दी है इसका मतलब, तो माइनस करो। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट गए हैं, मतलब पेमेंट कर दी है आपने, तो आपने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है सर। तो ये करने के बाद आपका क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना कैश जनरेट हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी आपने काम करा, परचेज करी, सेल करी, कलेक्शन किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स करी, उन सारी एक्टिविटी को मिलाकर फाइनली आप इतना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरेट कर रहे हो। ठीक है। फिर आपने कुछ टैक्स पे किया होगा, टैक्स पे किया होगा आपने, तो टैक्स पे करना सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिजनेस चलाओगे तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे, तो उसी बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स पेड करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट टैक्स पे करने से कैश जाएगा, तो वो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? ब्रैकेट में लिखा है नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का क्या मतलब है? नेट ऑफ रिफंड का मतलब है रिफंड को एडजस्ट करके, मतलब करंट ईयर में आपने 20,000 का टैक्स पे किया, ठीक है, और 3,000 रुपए आपके पास टैक्स का रिफंड आ गया। 20,000 का टैक्स पे किया था और 3,000 का रिफंड आ गया, तो नेट कितना पे किया आपने? 17,000। तो यहाँ 17 ही माइनस होगा। तो नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है रिफंड को घटाकर। ठीक है सर। तो ये आ गया। ये जो फिगर आएगी बेसिकली हमारी, ये करने के बाद जो फिगर आएगी वो हमारा क्या है सर कि हमने सारे ऑपरेटिंग आइटम्स को कंसिडर करने के बाद अपना कैश फ्लो निकाल लिया है। लेकिन AS3 बोलता था कुछ ऐसे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होंगे जो ना तो ऑपरेटिंग होते हैं, ना तो इन्वेस्टिंग होते हैं, और ना ही फाइनेंसिंग होते हैं। तो ऐसे कैश फ्लोज को आप ऑपरेटिंग में ही काउंट करोगे, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना और जैसे कि VRS पे करना। तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश फ्लोज को ले लेंगे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश फ्लो में इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है, लाइक इंश्योरेंस क्लेम आया है, तो वो प्लस कर दिया जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश फ्लो में कैश आउटफ्लो हुआ है, आपने कैश पे किया है, लाइक आपने VRS पे किया है ना, आपने VRS पे किया है, या गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी लगा दी, आपने कोई बेसिकली मेजर क्राइम कर दिया जो आमतौर पे नहीं होता, और कंपनी को उसके ऊपर गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी है, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट है, बट उसमें कैश जाएगा, तो वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फाइनली इन सबको करने के बाद आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटे, तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पीछे जो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसका फॉर्मेट क्या है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अदरवाइज लॉजिक नहीं चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉजिक नहीं चाहिए, और ठीक है सर ये फॉर्मेट मेमोराइज करो, और मेमोराइज करके इसके सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल अभी तो मैं इसमें आपको इतना ही बात करता हूँ, और अब अगली क्लास में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसमें कुछ केस देखेंगे कि इसमें क्या क्या वैरायटी बन सकती है अलग अलग। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।